So good afternoon, students. गुड आफ्टरनून सर। या तो बच्चों में लेट हो गया। मतलब मे बी कुछ बच्चों ने अभी इमीडिएटली ज्वाइन नहीं भी किया होगा, तो मैं इसे रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। तो इसी यस्टरडे वी वर डीलिंग विद द रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी में आई हैड टोल्ड यू द लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी में सबसे पहला लॉ था कि डी एन बाई डी टी, द रेट ऑफ डिके means how many atoms will be decaying per second. That will be equal to n naught n into lambda. N is the number of atoms at that moment. So it was minus n lambda because the rate of decay was decreasing with the time. और इसके सॉल्यूशन से we had got n equals to n naught e to power minus lambda t. Lambda is the decay constant. Decay constant, right? और दूसरा इसी का मैथमेटिकल सॉल्यूशन इस फॉर्म में था. It was p equals 2.303 upon lambda log of n naught upon n. N naught is the initial concentration of the atoms and n is the instantaneous concentration, means concentration now. ठीक है ना? जो अभी concentration है वो आपके थे, right? This is clear. ठीक है ना? So p equals 2.303 lambda upon lambda log of n naught upon n. ये इसका log का बेस 10 है, right? now से फिर हमने इसी में और भी इक्वेशंस निकाले थे कि t half is equal to 0.693 upon lambda and average life was equal to 1 upon lambda. 1 upon lambda, right? तो यूजुअली केमिस्ट्री में आप इस टाइप की इक्वेशन को ज्यादा यूज करते हो और फिजिक्स में हम इस वाले इक्वेशन को ज्यादा यूज करेंगे। और एक और इक्वेशन है जो कि कई बार डायरेक्टली काम आता है, दैट इज व्हाट कि इट इज दिस आपका n equals to n naught into half to the power number of half lives spent. इसका मतलब देखो क्या होता है। इसका जो मतलब है ये होता है कि अगर किसी चीज की हाफ लाइफ 5 years है, हाफ लाइफ कितनी है 5 years, और आपसे ये बोला गया कि 25 years के बाद कितना अमाउंट बचेगा, तो 25 years में कितनी हाफ लाइफ होगी 5, सो हाफ टू द पावर 5। तो ये आपको इक्वेशन तब काम आएगा जबकि जो टाइम दे रखा है वो नंबर ऑफ हाफ लाइफ का इंटीग्रल मल्टीपल है, मतलब 2 हाफ लाइफ, 4 हाफ लाइफ, 6 हाफ लाइफ, इस तरीके से कुछ है। तो हाफ टू द पावर नंबर ऑफ हाफ लाइफ स्पेंट n equals to a naught into this, right? दिस क्लियर ना? सो ये जो इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस आपके काम आएंगे। अब मैं आपको जो है कि जो कैलकुलेशन सिखा रहा हूं आप ठीक से देखेंगे। इट इज की जैसे एक अल्फा डिके है, अल्फा डिके। सबसे पहली चीज आपको दिमाग में ये रखनी कि एक रेडियो एक्टिव डिके होता क्यों है। सो इफ एनी ऑफ यू नो कि एक रेडियो एक्टिव डिके क्यों होता है, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट इट अंडरगोज डिके, व्हाई? सर उसका अनस्टेबल न्यूक्लियस। यस, उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। तो न्यूक्लियस में स्टेबिलिटी जनरेट करने के लिए, और न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी में जो है दो फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वन इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, yesterday I had told you,
One more thing is N by P ratio. N by P ratio also plays a very important role. तो जैसे जैसे you'll find कि न्यूक्लियस का साइज बड़ा होता है, the bigger gets nucleus. N by P ratio also gets bigger than 1. N by P ratio एक से बड़ा होता रहता है, जो ऑलमोस्ट छोटे न्यूक्लियस से, जैसे हीलियम हो गया 2He4, तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स, उनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर ऑलमोस्ट इक्वल है. N by P ratio इज व्हाट 1. न्यूक्लियस जैसे जैसे बड़ा होता रहता है, तो उसकी स्टेबिलिटी के लिए इट इज नीडेड कि N by P ratio एक से बड़ा हो. कैन यू थिंक अबाउट इट कि व्हाई इट इज सो, क्यों ऐसा होता है? देखो आप ठीक से समझो. आई हैड टोल्ड यू कि न्यूक्लियर फोर्स इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स, है ना. न्यूक्लियर फोर्स एक शॉर्ट रेंज फोर्स है. फिर अब न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स का नंबर ज्यादा होगा, तो न्यूक्लियस का साइज भी बड़ा होगा. अब क्योंकि न्यूक्लियस का साइज बड़ा होगा, राइट, तो उससे क्या होगा, जब न्यूक्लियस का साइज बड़ा होगा, तो दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में डिस्टेंस भी काफी ज्यादा हो जाएगा. तो दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में अगर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है, तो अट्रैक्टिव पुल बहुत कम होगा. बट न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में एटलीस्ट इलेक्ट्रिकल रिपल्सिव फोर्स तो नहीं है. लेकिन अगर बाउंड्री के पास में दो प्रोटॉन्स आ गए, अब दोनों प्रोटॉन्स के बीच में इलेक्ट्रिकल रिपल्सिव फोर्स तो होगा, बट जो न्यूक्लियर फोर्स है अट्रैक्टिव, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा हो गई, वो रिलेटिवली काफी कम हो जाएगा. तो हो सकता कि वो न्यूक्लियस को बाइंड ना कर पाए. तो अगर न्यूट्रॉन्स का नंबर प्रोटॉन से ज्यादा है, तो बाउंड्री पे डायमेट्रिकली ऑपोजिट पोजीशन पे दो प्रोटॉन्स का फॉल करना एक प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी. चांसेस हैं कि बाउंड्री में डायमेट्रिकली अपोजिट पोजीशन पे क्या होंगे, दो न्यूट्रॉन्स होंगे, या एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होगा. तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रिकल रिपल्सिव फोर्स नहीं है, और अगर न्यूक्लियर फोर्स थोड़ा बहुत भी है तो उसे बाइंड कर लेगा. दो न्यूट्रॉन्स के बीच में भी अगर थोड़ा बहुत भी अट्रैक्टिव पुल है तो उसे बाइंड कर लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल रिपल्सिव नहीं है. लेकिन अगर बाउंड्री के पास में दो प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स आ गए, तो इलेक्ट्रिकल रिपल्सिव फोर्स होगा और न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स वीक होगा. सो द प्रोटॉन एंड प्रोटॉन कैन फ्लाई अपार्ट एंड न्यूक्लियस कुड बी अनस्टेबल, राइट. सो दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि अगर न्यूक्लियस का साइज बड़ा होता है, तो उसकी स्टेबिलिटी के लिए इट इज नीडेड कि N by P रेशो एक से बड़ा हो. तो न्यूक्लियस जब भी कोई पार्टिकल को एमिट करता है, तो इसीलिए करता है कि वो शायद N by P रेशो को एडजस्ट करता है कि N by P रेशो ऐसा हो जाए उस कॉन्फ़िगरेशन के लिए कि वो न्यूक्लियस स्टेबल हो जाए. तो बच्चों, जो मैंने आपको बात बताई वो आपको समझ में आ गई? यस सर। यस सर। ठीक है. हाँ. बच्चों बीच में बोलते रहना. इट्स एग्जैक्टली लाइक कि जैसे एक कवि की कविता है, तो थोड़ी सी तालियां बजती रहती हैं, तो उसे भी सुनाने में मजा आता है. ठीक है, सुनाओ सी, नाव से. अब आप देखोगे अल्फा डिके में क्या होता है कि जैसे कोई न्यूक्लियस है एक्स ए जेड, एटॉमिक नंबर जेड और एटॉमिक मास ए, ये ब्रेक हुआ वाई में, तो Z-2 A-4. आई थिंक ये आपको पता होगा. प्लस ये होगा आपका He24. मतलब अल्फा पार्टिकल मींस हीलियम न्यूक्लियस. अल्फा पार्टिकल मींस व्हाट, हीलियम न्यूक्लियस. तो जो है हीलियम न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन्स दो न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक मास 4 और ये 2, इनका सम इसके इक्वल होना चाहिए, इसका सम इसके इक्वल होना चाहिए, तो वो हो रहा है. ओवरऑल एटॉमिक मास का सम जरूर से सेम होना चाहिए. एटॉमिक नंबर का सम मे बी के एटॉमिक नंबर में देयर माइट बी चेंज, जैसे यहाँ पे है एटॉ इसमें जब भी कुछ भी बनेगा, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज कांस्टेंट, है ना. तो आप ये समझिए. लेकिन अब इस चीज का जो हो रहा है, मैंने देखो सब कुछ एटॉमिक फॉर्म में लिखा है. आप ऐसे केसेस में जब इसका डेल्टा एम प्लस क्या होता है यहाँ पे, प्लस एनर्जी, क्यू वैल्यू एनर्जी ऑफ डायरेक्शन. तो जब आपको इसका डेल्टा एम कैलकुलेट करना हो, तो आपसे
गलती क्या हो सकती है, आप ठीक से देखो। अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है, मतलब न्यूक्लियस से दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन बाहर आ जाता है। अच्छा, जब दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन बाहर आया, ठीक से आप समझना, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन जब बाहर आया, तो दो इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर की ऑर्बिट से बाहर नहीं आए। अब दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन बाहर आए, तो जो एटम बना उसमें प्रोटॉन का नंबर दो कम है, न्यूट्रॉन का नंबर दो कम है, बट इलेक्ट्रॉन तो जेड के इक्वल ही है, तो उसे तो निगेटिवली चार्ज होना चाहिए, क्योंकि इसमें दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। प्रोटॉन्स का नंबर Z-2, बट इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या हुआ, दो ज्यादा है। लेकिन हमने तो एटॉमिक फॉर्म में लिखा है, तो जो रियली बनता है हम वो नहीं लिखते न्यूक्लियर रिएक्शंस में। हम एक ऑयन बना, बट हम ऑयन को अपनी ओर से एटॉमिक फॉर्म में लिख देते हैं। बट जब भी आपने ऐसा किया, तो मास के कैलकुलेशन में एक मिस्टेक आ गई। यहाँ पे जो आपने लिखा इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, इसमें क्या दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा जो बना होगा, नहीं दो इलेक्ट्रॉन्स कम है, क्योंकि इसमें जेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जब आपका न्यूट्रल एटम है तो Z-2 प्रोटॉन्स हैं, तो Z-2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आपने दो इलेक्ट्रॉन्स क्या किए, कम करके लिख दिए। अब आप देखो, जो बना है उसमें क्या था, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, बट आपने हीलियम एटम लिखा है। आपने क्या लिखा है, हीलियम एटम। तो हीलियम एटम में तो दो इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, तो जो दो इलेक्ट्रॉन्स आपने यहां से कम किए, वो दो इलेक्ट्रॉन्स आपने यहां दे दिए। ये भी एटम, ये भी एटम, और मास में डेल्टा एम सीधे आ जाएगा क्या, mx माइनस my प्लस mhe। ये आ गया आपका डेल्टा एम आ गया। अब इस डेल्टा एम को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर लोगे, डेल्टा एम इंटू 931.5, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि मासेस सारे एमयूज में होंगे। इज दैट क्लियर? यहां तक का ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? बच्चों ये क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. Yes. अब आप देखो, अब यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे मान के मैं आपसे बोलूं कि हमने एक रेडियो एक्टिव सैंपल में हमने एक्स एटम के और जो है 1,000 एटम्स रखे हैं, तो जितने भी 1,000 एटम्स है सब में डिके होगा धीरे धीरे। तो उनमें जो जितने भी अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे और जितने भी वाई एलिमेंट के ऑयंस निकलेंगे निकलेंगे वहां पे ऑयंस लिखने का पैटर्न है, हम एटॉमिक फॉर्म में लिख रहे हैं। वहां पे हीलियम का एटम नहीं निकलेगा, अल्फा पार्टिकल मींस 2He4 जिसमें कि दो इलेक्ट्रॉन्स हटा लिए गए वही निकलेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन ही निकलेगा। ठीक है, तो व्हाट यू से, जितने भी अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे क्या सबकी एनर्जी सेम होनी चाहिए, या किसी अल्फा पार्टिकल की एनर्जी कम किसी की ज्यादा? बोलो। हम इसे टेक्निकली कैलकुलेट करते हैं। आप ये देखोगे यहां पे कि इसका मोमेंटम जीरो था बच्चों, जो इसका मोमेंटम था जीरो था, तो दैट मीन्स कि मोमेंटम ऑफ वाई विल बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल, दिस अल्फा पार्टिकल, इक्वल और ऑपोजिट मोमेंटम होगा तो बाद में इनका भी मोमेंटम का सम क्या आ जाएगा, जीरो। सो नाउ सी, अब आप देखो कि इसकी एनर्जी होगी दिस इक्वल टू से पी, दोनों का मोमेंटम इक्वल पी, तो पी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एम वाई प्लस पी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एम अल्फा विल बी इक्वल व्हाट, क्यू। जो टोटल एनर्जी ऑफ द रिएक्शन है वो इसके इक्वल होगी। यहां से आपको यू आर गेटिंग पी की एक यूनिक वैल्यू। So for the law of conservation of momentum and division of energy according to this reaction, according to this equation, P will have a unique value. That means कि जितने भी अल्फा पार्टिकल्स होंगे सबका मोमेंटम सेम है, और जब मोमेंटम सबका सेम है तो सबकी एनर्जी भी सेम होगी। So all the alpha particles will have the same energy. This has been an option in many questions of the JEE mains past years में, कि क्या एक अल्फा डिके में किसी भी सैंपल में जो अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे क्या उन सबकी एनर्जी सेम होगी।
Your correct option will be what? Yes. The all alpha particles in a particular sample of decay will have the same energy. Right? उन सब की एनर्जी क्या होगी? सेम. अब दूसरी चीज इसमें क्या पूछते हैं? दैट मेक्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इट इज दिस. जैसे जनरली वो लोग आपको डिके देंगे, ये एटम एक बड़ा एटम होगा. ये जो एटम है ना, दिस विल बी ए रिलेटिवली बिगर एटम. ये थोड़ा सा बड़ा एटम होगा. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यूरेनियम. तो यूरेनियम का मास 235 है लगभग. 235, 237. और अल्फा पार्टिकल का मास 4 है. अल्फा पार्टिकल का मास क्या हुआ? 4. तो आप इस पार्ट को देखोगे, मोमेंटम दोनों का सेम है. ये फैक्टर 4 होता और ये फैक्टर 200 होता. तो होता क्या एनर्जी के टर्म्स में? एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज मोर देन 50 times of the energy of the y atom. है ना? अगर ये यूरेनियम होता, इसका मास 4 है, ये 236 और ये 232. और यहां पे मास डिनोमिनेटर में आ रहा है, पी दोनों का सेम है. तो एनर्जी क्या होगी अल्फा पार्टिकल की? बहुत ज्यादा होगी, ऑलमोस्ट 50 टाइम्स एनर्जी. तो वन ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इन सर्टेन काइंड ऑफ क्वेश्चन बिकम्स व्हाट? कि ऑलमोस्ट या मेजर part of the energy of the reaction is carried by the alpha particle. एनर्जी, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन की जो एनर्जी है वो अल्फा पार्टिकल के पास आती है. अब आप इस कैलकुलेशन से, अगर वो लोग आपको अल्फा पार्टिकल का केवल मोमेंटम दे दें, तो आप अल्फा पार्टिकल की एनर्जी भी निकालोगे और जो दूसरा एलिमेंट है उसका मास नोन है उसका भी निकालोगे. इस दैट एनर्जी निकालोगे. तो अगर आपसे इसका मास पूछा जाता है तो इसकी एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर दो, इस एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर दो. इसकी एनर्जी की इक्विवेलेंट मास प्लस इसकी एनर्जी की इक्विवेलेंट मास प्लस इसका मास प्लस इसका मास विल बी इक्वल टू मास ऑफ एक्स, जो कि मैंने आपको कल एग्जांपल दिया. दिस अल्फा डिके. नाउ से बीटा डिके. बच्चों जो मैंने अभी अभी बताया आपको, ये क्लियर हो गया? Yes, sir. राइट. एक दो बच्चे और बोलो. सर एक बार ही आप वो पिछले वाला वापस से दिखा सकते हो जो पीछे लिखा हुआ था? ओके. मान्या क्लियर हो गया? ओके. वंश. Yes, sir. शशांक. Yes, sir, clear. दीपिक्षा. Yes, sir. ओके. सो हार्दिक, मैं आगे बढ़ूं? यस सर, नोटेड. ओके. सो नाउ सी द बीटा डिके. तो बीटा डिके दो टाइप का होता है. या तो न्यूक्लियस का एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है. यूजुअली जब वो लोग आपसे क्या बोलेंगे बीटा डिके, दे मीन्स नथिंग, इट इज दिस डिके. न्यूक्लियस का एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा, और इसी इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं बीटा पार्टिकल. और इस तरीके के डिके को बोलते हैं बीटा माइनस डिके. बट वो लोग अगर एग्जाम में दे राइट ओनली बीटा डिके, वो लोग केवल बीटा डिके बोलते हैं, तो आप बीटा माइनस डिके ही लो. और इसका रिएक्शन कैसे होगा? इसका रिएक्शन होगा कि बीटा माइनस डिके का एक्स जेड ए, सॉरी एक्स ए जेड वाई. अब वाई में जब बीटा डिके होगा तो ए क्या होगा? सेम. क्यों सेम होगा? एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का नंबर तो सेम रहा. और जेड क्या रहेगा?
Z+1, क्योंकि एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया। अच्छा, यहां पे भी आपने लिखा एटॉमिक स्टेट में है, जबकि बना क्या है, वो एलिमेंट बना है जिसमें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, जितने इसमें थे जेड थे ना, तो इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, जेड। बट जब हम Z+1 वाला एटम न्यूट्रल फॉर्म में लिखते हैं, तो दैट मीन्स कि अपनी ओर से हमने इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। हमने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दिया, राइट। और साथ में क्या हुआ, प्लस E-, एक इलेक्ट्रॉन जो बाहर आया, ये वो वाला इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स कि यहां पे Z इलेक्ट्रॉन से आपने एक इलेक्ट्रॉन इसमें जो लिखा हुआ है ज्यादा करके लिखा हुआ है, और एक क्या वाला इलेक्ट्रॉन है, प्लस यहां पे एक और पार्टिकल निकलता है, दैट इज कॉल्ड, ये आपका है एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो प्लस एनर्जी क्यू, दिस इज द रिएक्शन। अब यहां पर देखो डेल्टा एम के कैलकुलेट करने में, इट इज mx माइनस my प्लस व्हाट, mx माइनस my, और साथ में क्या होगा, आप ठीक से देखो, हमने इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा कर दिया था, जब हमने लिखा जो बना था उससे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा कर दिया, तो आपको इस वाले इलेक्ट्रॉन का मास अलग से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वाई में ऑलरेडी आपने एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा कर दिया, तो इग्नोर दिस इलेक्ट्रॉन। ठीक, आप इससे फिर आप क्यू वैल्यू निकालोगे, क्यू इक्वल टू डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। ठीक है ना। ये एंटी न्यूट्रिनो इज सच ए स्मॉल पार्टिकल कि जब ये रिएक्शन हुआ था, तो उसके काफी सालों के बाद तक इसका डिटेक्शन ही नहीं हुआ, राइट। इसका डिटेक्शन नहीं हो पाया। फिर इसका प्रिडिक्शन कैसे हुआ, जैसे आई टोल्ड यू कि अल्फा डिके में जितने भी अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं, सबकी एनर्जी सेम होती है, सबका मोमेंटम सेम, सबकी एनर्जी सेम। बट आपने एक सैंपल या एक्स का जिसमें कि बीटा डिके हो रहा था, तो जो डिफरेंट बीटा पार्टिकल्स निकल रहे थे, उनकी एनर्जी अलग अलग थी, उनकी एनर्जी अलग अलग थी। तो फिर ये एक्सप्लेन ऐसे किया गया कि अगर एनर्जी अलग है, तो उनका मोमेंटम भी अलग है। तो अगर उनका मोमेंटम अलग अलग है, तो इसका मतलब हुआ कि एक पार्टिकल का जो मोमेंटम है बीटा का कुछ और है, दूसरे पार्टिकल के बीटा का मोमेंटम कुछ और है, राइट। तो दैट मीन्स कि वो वाई के मोमेंटम को कैंसिल नहीं करेगा, बीटा पार्टिकल का मोमेंटम और वाई का मोमेंटम जो है, जो यहाँ पे वाई बना, वो एक दूसरे के इक्वल नहीं थे, इसका मतलब कोई और भी पार्टिकल है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी प्रेडिक्टेड कि एंटी न्यूट्रिनो होगा। ठीक है ना। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा गया है जिसका करेक्ट ऑप्शन यही होता है, जैसे बोला कि फ्रॉम व्हाट फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स द प्रिडिक्शन ऑफ एंटी न्यूट्रिनो वाज डन। तो आप क्या लिखोगे, फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम द एंटी न्यूट्रिनो वाज प्रेडिक्टेड। अब आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यहाँ पे ठीक से अप्लाई करके देखोगे, हुआ ये कि जैसे जो एक्स था, एक्स इस ओर आने लगा, मतलब एक्स का ब्रेकेज हुआ और ये वाई इस ओर आया, एक बीटा पार्टिकल यहां पे चला गया और एंटी न्यूट्रिनो इस ओर चला गया, तो Sir, होगा क्या, screen is not clear. तो कैमरे का फोकस हट गया शायद। हाँ हाँ जस्ट ए मोमेंट, इसे सेट हो जाने दो। हाँ अभी ठीक आ गया, यस सर। ओके। 9 से अब देखो क्या होगा कि जो इसका हुआ, इसके मोमेंटम का एक एक कंपोनेंट इस ओर आएगा, वो वाई के इक्वल होगा, और एक एक कंपोनेंट बीटा का इस ओर, एंटी न्यूट्रिनो का इस ओर, ये आपस में कैंसिल करेंगे, तो नेट मोमेंटम जीरो आ जाएगा। सो दैट मीन्स कि बीटा पार्टिकल की एनर्जी या मोमेंटम कितना आएगा, वो इसकी एंगल ऑफ स्कैटरिंग पे डिपेंड करेगा, किस एंगल पे कोई बीटा पार्टिकल गया, राइट। सो यू राइट फ्यू थिंग्स, वन कि प्रिडिक्शन ऑफ एंटी न्यूट्रिनो वाज डन on the basis of law of conservation of momentum. Prediction of law of conservation, prediction of anti-neutrino was done on the basis of law of conservation of momentum. One more point you write.
ये जो मैं आपको पॉइंट्स नोट करा रहा हूं, जब आप जेई के क्वेश्चन सॉल्व करोगे या नीट के, तो आपको एग्जैक्टली उसमें क्वेश्चन ऐसे ही होगा कि जो मैं बोल रहा हूँ यही एक करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। नेक्स्ट यू राइट द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ different beta particles emitted from a certain sample of radioactive material from a certain sample of सर एक radioactive बार material, रिपीट करना प्लीज। energy and momentum of different alpha particles emitted in a sample of radioactive material will be different. ठीक है। हाँ मैंने भेज दिया। ठीक ठीक है। मैं एक बार देख लूँ। ये वाला फाइनल करेंगे, अस्सी के ऊपर लगा दिया। एक दोनों लेटर एक ही है सर ये। दोनों लेटर एक ही है, अच्छा। मैं तो दोनों ही भेज देता हूँ। हाँ दोनों, ये वो चेक देख लेना कैसा है। तो आपने स्टूडेंट से नोट कर लिया और ये समझ में भी आ गया। और 69 वाला नंबर देना था। आई थिंक कि हटा देता हूँ 69। मेरा मोबाइल नंबर अदर देना अच्छा। ये तो आप वहाँ भेजोगे ना, तो इसमें आपका नंबर डाल देता हूँ। और अभी इसमें ये वेबसाइट भी देने की जरूरत नहीं। ठीक है, जीमेल का आप दे दो, बट वेबसाइट अभी लेटर हेड है, ये लेटर हेड है ना कंप्लीट, चलो ठीक है। अच्छा ओके, इसके ऊपर बनाओ। ठीक ठीक है ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भेज देता हूँ। ठीक, और कोई वो बोलेंगे तो फिर मैं आपको हाँ फिर बता। हटा दो। ठीक ठीक है। सो ये समझ में आ गया ना स्टूडेंट्स। अब बीटा डिके में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा बच्चे, आपको क्लियर हो गया ना ये। यस सर। यस सर। अच्छा, बीटा डिके में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? जैसे वाई बन रहा और बीटा पार्टिकल है, तो रिएक्शन की एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? आप यहां पे लिखोगे, दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप नोट करोगे। द एनर्जी ऑफ डिफरेंट बीटा पार्टिकल्स, द एनर्जी ऑफ डिफरेंट बीटा पार्टिकल्स has a range between 0 and q value of the reaction. 0 and q value of the reaction. 0 and q value of the reaction. मतलब हो सकता कोई बीटा पार्टिकल ऐसा उसके पास जीरो एनर्जी है और कोई बीटा पार्टिकल ऐसा उसके पास पूरी की पूरी एनर्जी है। डू यू अंडरस्टैंड हाउ? लुक एट दिस। अगर पूरा का पूरा मोमेंटम एंटी न्यूट्रिनो और वाई के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो बीटा की एनर्जी जीरो आ गई। और अगर पूरा मोमेंटम कुछ बीटा के पास कुछ वाई के पास अपोजिट डायरेक्शन में, तो एंटी न्यूट्रिनो का मोमेंटम क्या आ गया? जीरो आ गया। तो बच्चों एंटी न्यूट्रिनो का मोमेंटम क्या आ गया? जीरो आ गया, तो उसकी एनर्जी जीरो हो गई, तो पूरी एनर्जी इसके पास। आप जैसे आप बोलोगे कि मोमेंटम इसके पास और वाई के पास है, तो आप पूरी एनर्जी क्यों बोलोगे बीटा के पास आ गई? क्योंकि बीटा पार्टिकल एक केवल इलेक्ट्रॉन है और वाई एक एटम है, वाई पूरा एटम है, तो वाई का मास बहुत बहुत ज्यादा होगा।
यू नो एक प्रोटॉन का मास एक इलेक्ट्रॉन से 1837 टाइम्स ज्यादा होता है, और एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो उनका मास एक इलेक्ट्रॉन के मास के कंपैरिजन में क्या होगा, बहुत ज्यादा। मोमेंटम दोनों का इक्वल हुआ तो पी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ मास नीचे आएगा मास, तो ऑलमोस्ट इसके पास जो एनर्जी जाएगी वाई के पास, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल एनर्जी होगी। दैट विल बी व्हाट, नेग्लिजिबल एनर्जी। इज दैट क्लियर? सो दिस इज क्लियर। सर एक बार ये वाला पॉइंट फिर से समझाना। बता रहा हूँ। हेलो, हाँ खुशी, आप प्लीज चेक करो, मैंने भेजा है। ओके ओके, आप देखो, यू नो दैट कि अगर पूरा मोमेंटम एंटी न्यूट्रिनो और वाई के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जितना एंटी न्यूट्रिनो का मोमेंटम इस ओर और वाई का इस ओर, तो बीटा पार्टिकल को कोई मोमेंटम ही नहीं मिलेगा, जीरो मोमेंटम, तो उसकी एनर्जी भी जीरो हो गई। तो जीरो वाली बात समझ में आ गई। यस सर। अगर सिमिलरली ऐसा हुआ कि मोमेंटम मिला बीटा पार्टिकल को इस ओर और वाई को इस ओर, और वो आपस में इक्वल है, कैंसिल हो गए, तो एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा, बट उसका मोमेंटम क्या होगा, जीरो। तो फिर एनर्जी केवल बीटा पार्टिकल और वाई के बीच में आ गई, पूरी जो क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन है। बट वो जो एनर्जी होगी क्यू वाली, वो एनर्जी रिएक्शन की मोस्ट ऑफ द एनर्जी किसके पास होगी, बीटा पार्टिकल के पास। क्यों? क्योंकि पी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ मास ऑफ वाई प्लस पी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ मास ऑफ द बीटा पार्टिकल विल बी इक्वल टू क्यू, और बीटा पार्टिकल का मास बहुत ही कम है। जस्ट हेलो हेलो, हाँ खुशी। आपने टीएससी वाला किया है? अच्छा हाँ, टीएससी वाला भेजा हुआ है मैंने, वो भी आपको करना है सेम तरीके से। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं अभी आपको भेजा। ठीक ठीक है, ओके 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 ओके। एक हाँ बच्चों, अभी ये समझ में आया नहीं आया? यस सर आ गया। सो तो इस पॉइंट को आपने नोट कर लिया ना, कि रिएक्शन की हो सकता है कि बीटा पार्टिकल के पास किसी की एनर्जी जीरो हो, और उसी सैंपल के डिके में किसी ललित, हाँ दूसरा वाला मैंने आप भेजा है, वो मैंने दोनों सेम भेज दिए थे। जो दूसरा वाला था ना, ये अभी मैंने भेजा आपको व्हाट्सएप पे, इसका भी ऐसे ही रेडी करना है। ठीक ठीक है, ओके। सो नाउ से अब आप बीटा दूसरा डिके देखोगे, बीटा प्लस डिके। कभी कभी क्या होता है न्यूक्लियस में कि एक प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होना पड़ता प्लस पॉजिट्रॉन, क्योंकि चार्ज हैज टू बी कंजर्व्ड, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। तो एक पॉजिट्रॉन, दिस इज व्हाट पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन इज द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल मास होगा, बट चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल पॉजिटिव चार्ज होगा, तो चार्ज कंजर्व हो गया और एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ। ठीक है ना? तो इसे बोलते हैं बीटा प्लस डिके, बीटा प्लस डिके। जब लोगों को बीटा प्लस डिके बताना होगा तो लोग मेंशन करेंगे बीटा प्लस डिके, और बीटा माइनस डिके के लिए दे कैन सिंपली कॉल बीटा डिके। अब यहाँ पे क्या होगा, एक्स जेड ए इज इक्वल टू, और यह रहेगा आपका एक्स ए, ये तो यही रहेगा क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, तो टोटल तो सेम रहा। बट यहाँ पे क्योंकि एक पॉजिट्रॉन निकल गया, पॉजिट्रॉन निकलने का मतलब कि एक जेड की वैल्यू एक कम हो गई, Z-1। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे एक Z पॉजिटिव चार्ज क्योंकि कम हो गया, क्योंकि एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, तो प्रोटॉन का नंबर एक कम हो गया, तो Z-1 प्लस वॉट, ई प्लस। अब यहाँ पे जो हमने एटम लिखा है उसमें होंगे तो कितने, जो बना था उसमें थे Z इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये कन्वर्जन तो न्यूक्लियस में हुआ ना, न्यूक्लियस का एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ,
ऑर्बिट्स में तो इलेक्ट्रॉन में कोई चेंज नहीं आया, तो जो बना था उसमें जेड इलेक्ट्रॉन्स थे, बट हमने जो न्यूट्रल फॉर्म में एटम लिखा है उसमें Z-1 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो बना होगा वो एक क्या होगा, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, तो प्रोटॉन का नंबर एक कम हो गया, राइट। तो ऑर्बिट्स में जेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे और प्रोटॉन्स का नंबर Z-1 है, बट हमने इसे Z-1 प्रोटॉन्स के वाले एटम के फॉर्म में लिख दिया, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर Z-1 होगा, तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन कम करके लिखा है। तो अब डेल्टा M क्या आ जाएगा, mx माइनस ये y था, सॉरी, my प्लस ट्वाइस ऑफ me, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन और एक इसका कम करके लिखा है, तो एक तरीके से यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, y के अलावा दो इलेक्ट्रॉन्स, एक ये वाला और एक और इलेक्ट्रॉन था जो हमने यहाँ पे वी आर नॉट रिटन इट, क्योंकि हमने इसे एटॉमिक फॉर्म में लिखा है। अब इससे आप Q वैल्यू निकालोगे, बाकी डिस्कशन वही है कि यहाँ पे भी जो डिफरेंट पॉजिट्रॉन्स होंगे उनकी एनर्जी 0 से और Q वैल्यू के बीच में कुछ भी रेंज कर सकती है, remaining points are same, right? So these are the results of beta decay. Now you understand this, students? Yes, sir. यस सर। ठीक है, Yes. ओके। नाउ सी, अब आप देखोगे कि गामा डिके, जो गामा डिके है, गामा डिके में यू राइट when alpha and beta decay takes place, when alpha and beta decay takes place, nucleus is left into the excited state, nucleus is left into the excited state, nucleus is left into the excited state. When it gets back to the ground state, जैसे मैंने बताया था, न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स सर्टेन ऑर्बिट्स में होते हैं, तो जब अल्फा या बीटा डिके होगा तो हमेशा क्या होगा, न्यूक्लियस एक एक्साइटेड स्टेट में छूट जाएगा। When it gets back to the ground state, the radiations come out in the form of gamma radiations. The radiations come out in the form of gamma radiations. The radiations come out in the form of gamma radiations. तो दैट मीन्स कि गामा डिके से एटॉमिक नंबर में या एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना, कोई चेंज नहीं आएगा। और हम जो एनर्जी ट्रैप करते हैं, ठीक है ना, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट में आप नोट कर लोगे, एनर्जी, द एनर्जी दैट गोज विद द अल्फा पार्टिकल or with the beta particle is only trapped. The energy that goes with the alpha or beta particle is only trapped. गामा रेडिएशंस को हम ट्रैप नहीं करते एनर्जी के लिए, रादर गामा रेडिएशंस को न्यूक्लियर रिएक्टर से बाहर नहीं आने देते हैं, क्योंकि गामा रेज आर कैंसरस कॉजिंग। तो हम न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो वॉल है बहुत थिक बनाते हैं, समटाइम इवन 7 to 8 मीटर थिक ऑफ कंक्रीट, so that कि गामा रेडिएशंस may not come out, right? तो गामा रेडिएशंस में कुछ और नहीं है, ठीक है। अब आप देखो इसमें रेडियो एक्टिविटी के कुछ एक देर आर टिपिकल काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो जो रेडियो एक्टिविटी के बड़े टिपिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन से मैं एक आपको बताता हूँ। जैसे आपने एक किसी ह्यूमन में बोला गया कि फॉर द कैंसर थेरापी हमने कोई m अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल हमने इंसर्ट किया, हमने m अमाउंट ऑफ सैंपल उसमें इंसर्ट किया, राइट। और उसके ब्लड का 10 ml लिया गया, उसके ब्लड का 10 ml लिया गया और उसे डाइल्यूट कर दिया गया, डाइल्यूटेड टू 100 ml, और इसकी एक्टिविटी मिली, इट्स एक्टिविटी इज समथिंग
k after 5 years, 5 साल के बाद इसकी एक्टिविटी k मिलती है, ठीक है ना। हमने उसका m अमाउंट डाला था ब्लड में, उसमें से उसके ब्लड में से पूरे ब्लड में से 10 ml लिया, राइट, और उसकी एक्टिविटी हमें जो है कि मिली 5 इयर्स के बाद के अमाउंट ऑफ एक्टिविटी थी, और जो रेडी एक्टिव सैंपल था उसका डीके कांस्टेंट लेमडा है, लेमडा इज आल्सो नोन। आपसे बोला गया कैलकुलेट द टोटल ब्लड वॉल्यूम, द टोटल ब्लड वॉल्यूम इन हिज बॉडी। आप देखो डेटा आप समझ गए क्या क्या गिवन है। किसी आदमी की बॉडी में m अमाउंट ऑफ सैंपल को इंसर्ट किया गया, राइट, ब्लड में डाला गया, उसके ब्लड में से 10 ml लिया गया, उसे डाइल्यूट किया गया 100 ml तक, राइट, और उस 100 ml के 1 ml में, आई एम सॉरी, इस 100 ml के 1 ml की एक्टिविटी थी के आफ्टर 5 इयर्स। आपको डीके कांस्टेंट लेमडा दे रखा और पूछा गया, ठीक है, आपसे पूछा गया कि इसका टोटल ब्लड वॉल्यूम क्या हो। बच्चों आप क्वेश्चन समझ गए? बच्चों क्वेश्चन समझ गए आप नहीं? Yes, sir. Yes, sir. So you'll see now. कोई बच्चा पूछा कि इसे डाइल्यूट क्यों करते हैं, यही पूछे हो ना, इसे डाइल्यूट क्यों करते हैं? हाँ, वहां पे आप देखो, ठीक है, इसमें तो मेरे ही सिग्नेचर होंगे ना। मैडम का नाम भी लिखा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, अच्छा, ठीक है। तो डाइल्यूट करना वो क्वेश्चन में दे रखा है उन्होंने, ठीक है ना। सेकेंडली क्या होता कि हम जो भी लोग टेस्टिंग भी करते हैं वो लोग भी बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पार्ट से डील नहीं करेंगे कि उसमें रेडिएशंस निकलते रहते हैं और रेडिएशंस उन्हें भी हार्म कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए क्या करते हैं कि जो भी है हम बहुत ही डाइल्यूटेड सैंपल के साथ लोग इसके लिए वर्क करते हैं, ठीक है। नाउ सी, हम इसे ऐसे करेंगे, आप ठीक से देखना, दिस विल बी डन इन दिस वे, साइन कर दो। साइड में वो लगा दूंगा। अच्छा ठीक ठीक है। सो you'll see, हम इसे इस तरीके से करेंगे कि आप ये देखोगे कि उसके 1 ml की एक्टिविटी कितनी है के, तो 100 ml की एक्टिविटी कितनी होगी 100 के, ठीक से समझना, 1 ml की एक्टिविटी के है, तो 10 ml की एक्टिविटी कितनी होगी के होगी, ठीक है ना, 100 के, और ये इसी 10 ml से मिला था, यानी जो ओरिजिनल ब्लड के 10 ml की एक्टिविटी, ओरिजिनल ब्लड के 10 ml की एक्टिविटी है 100 के, और ये 10 ml की एक्टिविटी 100 के है 5 साल के बाद, तो इस 10 ml की एक्टिविटी स्टार्टिंग में कितनी होगी? 10 ml की एक्टिविटी स्टार्टिंग में आप इस तरीके से निकालोगे कि टाइम t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू इनटू log ऑफ n नॉट अपॉन 100 के, 100 के इसकी वैल्यू दे रखी हुई कुछ, ठीक है ना। n नॉट इनिशियल एक्टिविटी है, लैम्डा डीके कांस्टेंट है, तो 5 साल के बाद यानी ये 5 इयर्स है, t इज व्हाट 5 इयर्स, t कितना है 5 इयर्स, इसमें अननोन क्या है n नॉट,
अब वो आप वहां पे डेटा देख करके करोगे कि आपको सॉल्व करने में इस इक्वेशन से आसानी है या फिर इस इक्वेशन से कि 100k इज इक्वल टू n नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, टी इज 5 years, n इक्वल टू n नॉट, n अभी की एक्टिविटी 5 साल के बाद की, राइट, ये अभी की एक्टिविटी है, ठीक है। तो इनिशियल एक्टिविटी n नॉट 5 साल पहले माइनस लैम्डा इंटू टी, इससे आप n नॉट की वैल्यू, मतलब चाहे इस इक्वेशन से चाहे इस इक्वेशन से, यू गेट व्हाट, n नॉट की वैल्यू। और जो n नॉट एक्टिविटी है वो कितने ml की है, 10 ml की। n नॉट एक्टिविटी कितने की है, 10 ml की, राइट। तो अगर पूरा ब्लड वॉल्यूम v होता तो उसकी एक्टिविटी होती, पूरा ब्लड वॉल्यूम v होता तो उसकी एक्टिविटी होती कितनी, वो होती n नॉट डिवाइडेड बाई 10, ये मिलीलीटर्स में है, ml इंटू v ml, मैंने v वॉल्यूम को मिलीलीटर में लिया, पूरा ब्लड वॉल्यूम v, तो 10 ml की एक्टिविटी इतनी है तो 1 ml की इतनी होगी और v ml की इतनी होगी। इज दैट क्लियर। और वो एक्टिविटी आपको दे रखी m के इक्वल, इनिशियली m इसमें डाला गया था पार्ट, कितना वॉल्यूम इंसर्ट किया गया था, m, तो इनिशियल एक्टिविटी m है। ये जो मैंने m दिया है ये नंबर ऑफ एटम्स के फॉर्म में ही होगा, वो मतलब आपको देखना पड़ेगा कि इनिशियली जो एटम्स डाले गए थे वो नंबर ऑफ एटम्स कितने डाले गए थे, या फिर ये जो एक्टिविटी आएगी ये भी मास के टर्म्स में आएगी, सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। इसमें अननोन क्या है, v, आप v निकालोगे। मैं इस मेथड को और इस क्वेश्चन को समराइज कर, किसी ह्यूमन की बॉडी में m अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डाला गया, वो m अमाउंट कुड बी इन ग्राम्स, इट कुड बी इन नंबर ऑफ एटम्स। आपको ग्राम्स के फॉर्म में तो लगातार वो सब कुछ नंबर ऑफ ग्राम्स के फॉर्म में चलेगा। अब उसमें से 10 ml वॉल्यूम लिया गया और 10 ml को 100 ml तक डाइल्यूट किया गया, फिर उसमें से 1 ml की एक्टिविटी 5 साल के बाद आपको कुछ के मिली, तो 1 ml की अगर आपको मिली के, तो 100 ml की एक्टिविटी जो आएगी, 100 ml की एक्टिविटी जो आएगी, दैट विल बी व्हाट, 100k आएगी। कितनी आएगी, 100k। तो 100k 10 ml की, वो 100 ml बना था 10 ml से, तो ओरिजिनल ब्लड वॉल्यूम के 10 ml की एक्टिविटी 100k है 5 साल के बाद। तो 5 साल पहले कितनी एक्टिविटी होगी आप निकालोगे, जो एन नॉट आएगा, अगर ये एक्टिविटी होगी ग्राम पर सेकेंड में तो यहाँ पे आपका ग्राम पर सेकेंड में आ जाएगा। अगर ये एक्टिविटी होगी नंबर ऑफ एटम्स डिकेड पर सेकेंड, तो नंबर ऑफ एटम्स डिकेड पर सेकेंड में आ जाएगा। तो आपको एन नॉट पता लग जाएगा या तो इस इक्वेशन से या फिर इस इक्वेशन से। अब एन नॉट एक्टिविटी कितने एमएल की हुई, 10 ml की, तो 1 ml की कितनी हुई, एन नॉट डिवाइडेड बाई 10, और टोटल ब्लड वॉल्यूम अगर v है ml में तो इंटू v कर दो, दैट बिकम द टोटल एक्टिविटी। और वो टोटल एक्टिविटी क्या होगी, जो आपने जितने नंबर ऑफ एटम्स या जितने मिलीग्राम सब्सटेंस डाला हुआ है उसे आप m के इक्वल कर दोगे, तो यू गेट व्हाट, v आपका आ जाएगा। इज दैट क्लियर बच्चों, समझ गए, Yes, sir. ठीक है ना बच्चों, कुछ कुछ तो रिस्पॉन्ड करो। Yes, sir. Please, Yes, sir. sir. किसी भी लड़की का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आया क्या, ओके मान्या, सो वी प्रोसीड 9 से आप देखोगे। फिर एक और टाइप का क्वेश्चन होता है, दैट इज कॉल्ड डेटिंग। तो आपने कभी कोई डेटिंग की है केमिस्ट्री में, कार्बन डेटिंग और समथिंग, आपने केमिस्ट्री में कार्बन डेटिंग की है, कोई बच्चा बोल ही नहीं रहा है।
नो शेयर। ओके, कार्बन डेटिंग में क्या होता है कि जैसे स्टार्टिंग में नेचर में जब कार्बन किसी भी वुड में या अदरवाइज जब वुड का फॉर्मेशन होता तो उसमें जो कार्बन होगा वो C14 के फॉर्म में हो। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये C12 में कन्वर्ट होता है, C12 में कन्वर्ट होता है। तो जैसे मान लो ये बोला गया कि एक सैंपल ऑफ वुड में जो हमें रेशो मिला, हमें मिला कि C14 रेशो C12 is found to be 8 is found to be 2/8, 1/4 का रेशो मिला। 1/4 के रेशो का मतलब ये हुआ कि अगर अभी उस सैंपल में 4 एटम्स C12 के हैं तो एक एटम C14 का है, और कार्बन का हाफ लाइफ दे रखा होगा, टी हाफ दे रखा होगा या फिर लेमडा दे रखा होगा, क्योंकि एक ही बात है, लेमडा देंगे तो टी हाफ निकालोगे और टी हाफ होगा तो लेमडा निकालोगे। तो बोले कि उस वुड की एज क्या होगी, एज ऑफ द वुड। आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल, बट वो लोग आपसे इसमें नीड नॉट टू बी नेसेसरी दैट कि वो लोग कार्बन के लिए पूछेंगे। बहुत से एलिमेंट्स में डेटिंग के थ्रू उनकी एज पता की जाती है कि उसकी एज कितनी होगी। तो हम इसे ऐसे सॉल्व करते हैं कार्बन डेटिंग वाले क्वेश्चन को। कार्बन डेटिंग या किसी और सब्सटेंस की डेटिंग हो तो वी डू इट लाइक दिस, टाइम t इक्वल्स टू 2.303 अपॉन लैम्डा लॉग ऑफ, अब आप करते हो a अपॉन a माइनस एक्स, यानी कि n नॉट अपॉन n, आप क्या करते हो n नॉट अपॉन n, यही करते हो ना बच्चों। तो n नॉट हो गया इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स, स्टार्टिंग में तो सारे के सारे C14 होंगे, तो इस रेशो के अकॉर्डिंगली स्टार्टिंग में n नॉट कितना रहेगा 5। स्टार्टिंग में जो 4 एटम्स इसके और एक एटम इसके, स्टार्टिंग में 5 के 5 एटम्स किसके होंगे, C14 के, और बाद में C14 के कितने बचे, a माइनस एक्स इज वॉट, n इज वॉट, बचे हुए एटम्स ऑफ C14 1। इससे आपको t की वैल्यू पता लग जाएगी। आई होप कि आप ये समझ गए। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो कार्बन डेटिंग या दूसरे किसी सब्सटेंस की डेटिंग के लिए होते हैं। बच्चों आप समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक, नाउ जस्ट सी वन मोर थिंग। आप देखोगे जैसे किसी एटम के स्टार्टिंग में, हर एक बच्चा समझ गया ना जो इसके पहले मैंने आपको बताया? Yes. Yes, sir. Yes, sir. सो you'll see this कि आपके पास जो है कि n नॉट एटम्स हैं, ठीक है, वो करके t टाइम के बाद वो n बचे। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आपसे बोला रहा है कि व्हाट इज द probability that a particular atom, one particular atom does not decay till time t, t टाइम तक एक पर्टिकुलर एटम डिके ना करे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एटम उन एटम्स में प्रेजेंट होना चाहिए जो अभी तक डिके नहीं हुए। तो यू नो दैट n इक्वल्स टू n नॉट e टू पावर माइनस लैम्डा t, है ना। ये n एटम्स हैं, n एटम्स हैं जो कि अभी बच गए हैं, यानी ये डिके नहीं हुए हैं, इतने एटम्स बच गए हैं। और आपका जिस एटम को डिके नहीं होना, उस वो भी इन्हीं एटम्स में से एक होगा। तो प्रोबेबिलिटी p क्या आ गई, n अपॉन n नॉट, that is what n naught e to the power minus lambda t upon n naught, so this e to the power minus lambda t। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि what is the probability that a particular atom must have decayed till then, इसकी probability क्या है कि एक particular atom है वो जरूर से decay हो गया हो, तो उसके लिए आंसर क्या आएगा, 1 माइनस बी।
उसके लिए आंसर क्या होगा 1 माइनस पी, राइट। और स्टूडेंट्स पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की डिजाइनिंग से रिलेटेड होंगे कि कैडमियम रॉड का क्या रोल है, मैग्नीशियम का क्या रोल है और हैवी वाटर का क्या रोल है। अब न्यूक्लियर प्लांट की डिजाइनिंग वाला पार्ट सिलेबस से हट चुका है, तो आपको वो नहीं करना है, ना ही वो स्कूल एग्जाम में है, ना ही मतलब बोर्ड एग्जाम में भी नहीं है, और उसमें भी नहीं है, जेई में भी नहीं है, जेई नीट किसी में भी नहीं है। तो आपको वो डिजाइनिंग वाला पार्ट नहीं करना है, केवल जो कैलकुलेशंस मैंने बताया बस वो करना है। सो योर न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी इज ऑल्सो ओवर, ठीक है। तो स्टूडेंट से क्लियर हो गया। Yes, sir. Yes, sir. तो आपका ये पार्ट ओवर हो गया। अब आपका बचा क्या है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो अब फर्दर करिकुलम में मैं यही करूंगा कि हर एक आगे जो क्लासेस होंगी उनमें 50% टाइम पे आल डू द सेमीकंडक्टर वाला पार्ट, 50% में कोई 11th वाला पार्ट, और जब ये वाला सेमीकंडक्टर्स भी ओवर हो जाएगा तो इन ऑलमोस्ट 70% पार्ट टाइम में हम लोग करेंगे 11th वाला पार्ट, और 30% टाइम में 12th के पुराने टॉपिक्स में से मैं आपको दिया करूंगा कोई कोई टॉपिक, और आप उसका रिवीजन करके आओगे। फिर उसके किसी बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या कोई ऐसी चीज है, विल बी आस्किंग दैट, ठीक है, राइट स्टूडेंट्स। Yes, sir. Okay. और अब है आज की जो इसके बाद मुझे मैकेनिक्स की क्लास लेनी थी, तो बच्चों मैं आपको 5-7 मिनट में मैसेज डालूंगा कि मैं ले पाऊंगा या नहीं, क्योंकि अभी जो है ना, टुमारो सेंटर विल बी क्लोज्ड, डे आफ्टर टुमारो ऑल्सो विल बी क्लोज्ड। तो अभी मुझे दोनों सेंटर्स की पूजा करनी है, ठीक है। सो लेट मी सी कि क्या कैसे बनता है। तो मैं अभी आपको 10 मिनट के अंदर मैसेज डालता हूँ। अगर 11th वाला पार्ट ले रहा हूँ मैं, तो अभी व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आ जाए। ऑल राइट, Thank you, sir. ओके Thank you. ओके बच्चे, और हैप्पी दिवाली। मतलब मे बी कि मैं अगला सेशन नहीं लूँ। सो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, टू योर फैमिली मेंबर्स। Happy Diwali, sir. Happy Diwali, sir. Happy थैंक यू Diwali, बच्चों, sir. थैंक यू बच्चों।